अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं और अब 8 फरवरी में महज 1 महीना और 15 दिन बाकी हैं। आज आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और इसमें हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने NA 15 मानसेरा और NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा कराए, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने NA 132 कसूर और 242 कराची से वो इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज साहबा NA 119 और 120 से इलेक्शन लड़ेंगी, जबकि बानी PTI के NA 79 और NA 122 से कागजात नामजदगी जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उन्होंने फाइल किए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी NA 196 और NA 127 से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी NA 207 नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी NA 150 मुल्तान से मैदान में उतरेंगे, जबकि बैरिस्टर गौहर ने NA 10 बुनीर से कागजात नामजदगी जमा कराएं, जबकि परवेज इलाही NA 64 गुजरात से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा जो और बड़ी दीगर सियासी शख्सियात हैं, मुस्तफ़ा कमाल, हाफिज़ नईम और सिराजुल हक जो हैं वो भी इंतखाबी दंगल के लिए तैयार हो गए। तो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर की जा सकेगी। आज के प्रोग्राम में ज़रा सिंध पे नज़र डालेंगे और सिंध में मुस्लिम लीग नून इस वक्त किस हिकमत अमली के तहत मैदान में साथ मौजूद हैं। बशीर मेमन साहब, आप सदर हैं मुस्लिम लीग नून सिंध के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपकी जो शोहरत है वो एक अच्छे ब्यूरोक्रेट के तौर पर रही, लेकिन नाक़दीन का ये कहना है कि सियासी मैदान आपके लिए बिल्कुल नया है। आप इस मैदान में नौवारिद हैं, जबकि हल्के की सियासत का तजर्बा आप नहीं रखते और यही वजह है कि गो के पार्टी क़यादत ने आपको अहम तरीन जो है ये मनसब सौंपा है। सिंध की क़यादत आपके हवाले की है, लेकिन पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी बड़ी हैरत इसके ऊपर हुई और पार्टी के अंदर तो इख्तलाफात भी सुनने में आए। तो ये बताइएगा कि अब क्या पोजीशन है और ये कितना बड़ा और चैलेंजिंग टास्क है आपके लिए? मैं मतलब अगर एतराज होना चाहिए हाँ। तो मेरी पार्टी को होना चाहिए। जो सिलेक्शन है वो मेरे कायद की है, मैं उनका कारकुन हूँ और ये उनका स्वाबदीदी अख्तियार है। मेरी फील्ड है या ये नहीं है, ये मेरे कायद का फैसला है, जिस पे सब ने लब्बैक कहा है। किसी को अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी को एतराज है, उनको मेरी पिछली CV पे एतराज है, तो जाहिर है मतलब उनको एतराज है या नहीं है, होगा या नहीं होगा, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। हमारे कारकुन खुश हैं इसलिए कि वो मेरे कायद के कारकुन हैं। वो मेरे कायद के विजन के साथ खड़े हैं। वो मेरे प्रेसिडेंट हमारे जो मुस्लिम लीग नवाज के हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं। हमारी जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं मरियम नवाज साहबा, उनके साथ खड़े हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ किसी का भी कोई एतराज है जो कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी से है, तो विद इन द पार्टी अगर कोई है तो वो अब खत्म हो चुका है। विद इन द पार्टी क्यों होगा? मैं कारकुन हूँ, हम आपस में हैं, इख्तलाफ क्यों होगा? जो मतलब मुझे नहीं समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताएं कि जो आपको जिम्मेदारी दी गई वो कितनी चैलेंजिंग है आपके लिए और कहां तक आप जो है वो इस वक्त जाहिर है कि बहुत सारे लोगों को साथ मिला रहे हैं और पूरा एक अल्टीमेट जो हिकमत अमली है वो भी हम जरा समझने चाहेंगे कि सिंध के लिए क्या है इस वक्त। बात यह है कि एक ही चैलेंज है कि हमारा जो कारकुन है वो बहुत ज्यादा पुरजोश है। उनके जोश को कंट्रोल करना, जो कि ट्रेन मार्च में मैं अपनी एडमिट करता हूं कि उनकी तादाद ज्यादा थी और हमारा इंतजाम कम था।
उनके जोश को कंट्रोल करना उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। यही इंशाल्लाह 8 फरवरी को होगा, आप देखिएगा कि मुस्लिम लीग नवाज का जो कारकुन है अभी बहुत ज्यादा चार्ज है, इसलिए कि उनका कायद वापस आ गया है। उनका कायद वापस आ गया है और उनका कायद इस मरतबा फिर इलेक्शन लड़ रहा है। उनका कायद चौथी मरतबा वजीर आजम बनने लगा है। उनका कायद पाकिस्तान की तरक्की का सफर फिर से 2016-17 में जो खत्म हुआ था उसको फिर से शुरू करने लगा। ठीक है बशीर मेमन साहब, आप कह रहे हैं कि कारकुन बहुत चार्ज है, लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट्स जो मीडिया में और जो प्रिंट मीडिया में इस वक्त आ रहा है वो ये कि जो कौमी और सूबाई असम्बली की मजमूई नशिस्तें हैं वो 191 हैं और कहा यह जा रहा है कि आपको महज 130 के करीब उम्मीदवार मिले हैं इस वक्त। आप कह रहे हैं कि कारकुन बहुत पुरजोश है, लेकिन मीडिया में कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। मैं अब जाहिर है मीडिया ने लिखा होगा, मैं उनकी ओपिनियन से डिफर नहीं करता। जाहिर है हर एक अपना अपना ओपिनियन है। आपके जो तजियाकार है उनका भी ओपिनियन है, मेरा भी एक ओपिनियन है, तो मैं उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी भी ओपिनियन यही है कि हम मेरा कारकुन पुरजोश है। तो आप ये कह रहे हैं कि जनाब ओवरवेलमिंग पार्टिसिपेशन रही क्या टिकटों के लिए सिंध के हवाले से? मतलब जाहिर है हमारे पास टिकटों की जो है वो रिक्वेस्ट आ रही हैं। अब टिकटों की रिक्वेस्ट आ रही हैं और बहुत ज्यादा हैं और काफी सारी हैं। लेकिन आज तो मरहला मुकम्मल हो गया ना, आज तो कागजात नामजदगी जमा कराने का। जी, अभी तो हमने टिकट्स का पार्लिमानी बोर्ड का हुआ था इजलास लाहौर में, वो कोई 10 साल के बाद मेरे कायद ने किया था। 2013 में किया था, उसके बाद फिर 2023 में किया। ठीक, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात भी थी और दुख भी था कि इतने सालों के बाद अपने कायद को कारकुनों ने करीब से देखा। अच्छा, अब ये बताइए सर, सिंध में जो है कहा जा रहा है कि एक वसी तर इत्तेहाद होगा पीपल्स पार्टी के खिलाफ और जो एक अल्टीमेट टास्क है आपके पास, क्या उसकी पोजीशन है? प्लस एमकेएम के साथ मामलात इस वक्त कहां पर हैं? बस इंशाल्लाह बातें चल रही हैं। अभी तो चूंकि फॉर्म भरने का मरहला था, स्क्रूटिनी का मरहला है, तो अभी बातें तो सबके साथ है, सबके साथ अंडरस्टैंडिंग एक ही बात पे है। एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे, वीकनेस नहीं बनेंगे। ओके, लेकिन सर एक ऐसे वक्त में कि जब मुस्तफ़ा कमाल भी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से और शहबाज शरीफ भी नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दें, तो फिर वो आप समझ रहे हैं कि अभी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन में आएंगी, फिर एक दूसरे के हक में विड्रॉ करने वाली सूरत हाल होगी। अभी बस इनिशियल ये तो जो सब ने अपने अपने नॉमिनेशन पेपर ज़रूर फाइल कर दिए, लेकिन आगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सिंध की तारीख में नया इजाफा होगा बर्दाश्त का और एक दूसरे को रिस्पेक्ट का। इंशाल्लाह एक नई तारीख रकम होगी इंशाल्लाह। आप देखिएगा कि 62 लाख वोट किस तरह इकट्ठे होते हैं, 62% कैसे इकट्ठे होते हैं, ये वक्त आने पर पता लग जाएगा सबको। ठीक है जी, हमें भी इंतज़ार है, पूरी कौम को इंतज़ार है इस वक्त इन इलेक्शंस का। सर ये भी बताइएगा कि ये जो पार्टिसिपेशन थी पहले कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए मेरे ख्याल से 20,000 और 30,000 का पार्टी टिकट जो है वो फीस हुआ करती थी, अब वो 2-2 लाख रुपए कर दी गई है। तो कैंडिडेट्स के लिए ये भी एक क्या मसला सामने आया है इस वक्त? कोई मसला नहीं आया, कोई मसला सामने नहीं आया। मेरे ख्याल में कोई भी अब 1 लाख रुपया जो एमपीए का इलेक्शन लड़ना चाहता है पार्टी के टिकट पे, और जो एमएनए का इलेक्शन लड़ना चाहता है उस 2 लाख रुपया, उसके लिए मेरे ख्याल में इतना बड़ा मसला नहीं है। नहीं तो मैं आपको एक बात देता हूँ, हम कारकुन एक दूसरे की फीस भरेंगे और लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना कि जो पार्टी जो इंतखाबी बजट मुहिम है वो जरा फोकस है आपके पंजाब के ऊपर, मरकज के ऊपर। पार्टी भी जो है वो पंजाब और मरकज के ऊपर ज्यादा फोकस की हुई है, क़यादत यहाँ पर इतना नहीं है उनका फोकस, ये कहा जा रहा है। मतलब कहने को तो कुछ भी कोई बात कर सकता है। कायद ने 2 दिन दिए हैं हमारे सिंध को, अलग अलग से सुना, एक को मौका दिया, एक से बात सुनी
और उन्होंने कुछ हमें बताया भी कि मुस्तकबिल का उनका क्या प्रोग्राम है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे, हैदराबाद कराची मोटरवे, ठीक, उनको याद है। उन्होंने कहा कि ये भी बनेगा, तरक्की होगी इंशाल्लाह सिंध में। तो आगे हम इलेक्शन में गहमा गहमी में देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो आएंगे सिंध यहाँ पे, और ये सब तय हो रही हैं चीज़ें आप लोगों की तरफ से? जाहिर है वो आएंगे, जाहिर है वो आएंगे। हाँ, जाहिर है, मतलब हम उनके कारकुन हैं। हाँ, हम उनके कारकुन हैं। और आपको एक मजेदार की बात बताऊं हाँ, कि मुस्लिम लीग नवाज सिंध ने सिंधी में कलाम बनाए हैं, सिंधी में गाने बनाए हैं, सिंधी में नारे बनाए हैं। हाँ। हाँ, हम इंतहाई पुरजोश हैं। तो ये सब इंतजार है फिर इसका कि वो कायद जब आएंगे तो ये सब गाने भी होंगे और जो इंतखाबी गहमा गहमी ये सब। चलिए जी, हम भी इंतजार करते हैं। ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बशीर मेमन साहब, सदर मुस्लिम लीग नून। ब्रेक की कॉल, और ब्रेक के बाद एक इंतहाई अहम और तशवीशनाक मामला, वो मामला है कोरोना के हवाले से। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना की एक नई लहर जो है वो सर उठा रही है, और पिछले 28 दिनों में 8.5 लाख नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस मामले पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक इंतहाई तशवीशनाक खबर, और ख़बर यह है कि दुनिया भर में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अदाद-ओ-शुमार, और उनका कहना है कि पिछले 28 दिनों में यानी एक माह में तकरीबन 8.5 लाख नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 3000 अमवात हो चुकी हैं। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान वहाँ पर तकरीबन 4 हलाकतें हुई हैं, और भारत में अब तक जो केसेस इस नए वेरिएंट के, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, 752 नए केसेस जो है वो भारत में इस वक्त रिपोर्ट हुए हैं। 3241 मजमूई केसेस भारत में, थाईलैंड में 2120 केसेस, जबकि भारत में 21 अमवात हो चुकी हैं, थाईलैंड में 16 और इंडोनेशिया में 12 अमवात हो चुकी हैं। ये नया वेरिएंट क्या है, और क्या पाकिस्तान में या दुनिया भर में जिन लोगों ने जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं इस नए वेरिएंट से महफूज रह सकेंगे, या मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है, और कितना संगीन ये मामला हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइए कि इस वक्त ये जो दुनिया में एक बार फिर कोरोना सर उठा रहा है, हमारे लिए कितनी तशवीश की बात है? देखिए, हमारे लिए सिर्फ तशवीश की बात नहीं है, पूरी दुनिया के लिए तशवीश की बात है, क्योंकि इतनी मास स्केल पे वैक्सीनेशन होना जो हुई है और इतनी फ़ास्ट हुई है और बहुत इस पे इक़दाम किए गए, उसको सबड्यू तो किया गया है, लेकिन ज़ाहिर है ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल था। और उसके अंदर जो हैं बड़े सारे चैलेंजेस हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर भी ये मौजूद है। अभी जो नया वेरिएंट फैल रहा है उसका नाम है GN1 वायरस का, और इतना फैल रहा है कि जहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंग्लैंड की और स्कॉटलैंड की बात करें तो वो कह रहे हैं कि इस वक्त जितने नज़ला ज़ुकाम खांसी के साथ जो लोग आ रहे हैं बुखार के साथ, 26 में से 1 को ये वायरस की प्रेजेंस है। USA की अगर बात करें जहाँ पे वो स्टडीज़, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं, और सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल जैसे बड़े मस्बत इदारे हैं, वो भी कह रहा है कि 29 से 50% जो केसेस हैं इजाफा हुआ है वहाँ पे इन वेरिएंट्स का। इस ख़ास तौर पे ये, और इसको VOI कहते हैं, वायरस ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त, जो कि बहुत इंटरेस्ट के लिए इसको देखा जा रहा है। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये तकरीबन समझें कि यूथ को 18 से 45-44 उम्र के लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। 18 से 44 तक के जी इस ब्रैकेट में ज़्यादा देखा जा रहा है। शायद ये लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बाहर ज़्यादा निकल रहे हैं, लेकिन इसकी जो वायरुलेंस बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है, लेकिन इसकी जो लिथैलिटी है वो भी इस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं है। ये किन के लिए ख़तरनाक है कि अंदर हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स में कोमॉर्बिड्स का मतलब ये होते हैं जैसे जो कि बहुत अरसे से जिनको डायबिटीज़ है भले कंट्रोल में हो, जिनको बहुत अरसे से ब्लड प्रेशर है चाहे वो कंट्रोल में भी हो लेकिन डैमेज हो रहा होता है बॉडी को, और जिनके अंदर कंट्रोल नहीं है वो तो ज़्यादा ख़तरे के ब्रैकेट में आ जाते हैं। मतलब जिनको कैंसर की थेरेपी हो रही है, इम्यून लेवल कम है, या बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हैं जिनके इम्यून लेवल कम है, जिनकी एज ज़्यादा है, वो काफ़ी ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। और देखें, हमारे पास ये है कि हम लोगों ने अपनी जितनी भी एहतियाती तदाबीर
तदाबीर थी वो छोड़ दी हैं। देखिए बहुत अच्छी चीज़ें हमने सीखी कि हाथ हर वक्त धोना, हाथ ना मिलाना, क्योंकि ज़ाहिर इन्फेक्शन तो कितने, सोशल डिस्टेंसिंग, वो ख़ास तौर पर अब शादियों का सीज़न है और बहुत एक्टिवली लोग मिल भी रहे हैं, बाहर से भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा अगर इंग्लैंड से 26 में से 1 को है, तो अगर वो इंग्लैंड से लोग पाकिस्तान शादियाँ अटेंड करने आ रहे हैं तो ये सब चीज़ें फैलने के चांसेस हैं। एक और जो चीज़ ये है कि शुरू में लोगों ने कोविड को बड़ा सीरियसली लिया था, लेकिन उसके बाद तो अब तो बिल्कुल जिस तरह फ्लू होता है बिल्कुल कैजुअल हो गए हैं उसके बारे में, और जबकि ये उस तरह से फैला नहीं था जिस तरह से फ्लू रेगुलर फैलता था। वैक्सीनेशन भी ख़त्म हो गई है और NCOC जैसे इदारे जो पूरे पाकिस्तान के होते थे, जो कि मैं समझता हूँ हमेशा रहने चाहिए, जो सारी जो सूबे हैं उनको यूनाइटेड रखें और स्टडीज़ कर सकें। अब देखें आज आपका ये प्रोग्राम जो है ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है, तो ये तो हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए जो कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में सारे सूबे मिलके कि कौन सी बीमारियां कहाँ आ रही हैं, साथ वाले मुल्क में कौन सी आ गई हैं। मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि कोई सेंट्रल इदारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं आफ्टर 18th अमेंडमेंट, उसके चैलेंजेस भी आ रहे हैं। तो हुआ ये है कि फॉर एग्जांपल जब डेंगू पाकिस्तान में आया तो उसके अंदर एडीज इजिप्टी जो मच्छर था ना उसका फैलाने वाला वो भी था। हमने स्पेशलिस्ट ने बताया सबको, पाकिस्तान सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी ने गवर्नमेंट को बताया, हर सूबे की अलग गवर्नमेंट है, कि चिकनगुनिया वायरस जो है वो इंडिया के बॉर्डरिंग टाउन्स ऑफ पाकिस्तान में आ चुका है और उसका भी वही मच्छर है जो एडीज इजिप्टी का डेंगू का मच्छर है और ये भी आ जाएगा। वो कोई इदारा ही नहीं था तो वो भी आ गया। तो हमारे पास जो बीमारियां जो हैं वो आती जा रही हैं, हमारे उनकी सबसे पहले एनालिसिस करना, उसकी स्टडी, जिस तरह हरिकेन्स आते हैं या स्टॉर्म्स आते हैं तो आप कहते हैं ना कि 20 किलोमीटर दूर है साहिल से, उसी तरह से जरासीमों की भी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं, डाटा एनालिसिस होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है। और मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि NCOC जैसा इदारा जो बना था वो ज़रूर होना चाहिए जो सारे सूबों को कनेक्ट सेंट्रलाइज। उसमें तो हम सिर्फ PDA में को देख सकते हैं, वो भी जब कभी वो अर्थक्वेक या फ्लड्स वगैरह होते हैं उस वक्त कुछ एफर्ट्स नज़र आती हैं। बाकी तो सारे जो डिसेंट्रलाइज हुए, NCOC बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन इस वक्त और फिर 18th अमेंडमेंट का आपने जो कहा कि हेल्थ और एजुकेशन जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गए, तो उस वक्त इससे भी थोड़ा सा ये बता जी। अब देखिए सेंट्रलाइज होना इसलिए ज़रूरी है ना कि हम लोग जो है ना हमेशा ट्रीटमेंट पे, जैसे PDM के आपका जिक्र किया कि एक चीज़ हो जाएगी फिर उस पर हम क्या काम करते हैं, हमें तो प्रिवेंशन पे करना है ना, बीमारियों से प्रिवेंशन के ऊपर काम करना है कि बीमारी ना पड़े। हमारे पास इतना ज़्यादा, जैसे जब कोविड आया था तो एयरपोर्ट्स पे कोविड टेस्टिंग क्यों होता था कि बीमारी लोग लेके दूसरे ममालिक में ना जाएं, तो हमें प्रिवेंशन के ऊपर काम करना चाहिए। ये तो पूरी दुनिया में अब खत्म हो गया ना मेरे ख्याल से, कोविड के हवाले से पूरी दुनिया में रिलैक्स मोड में, कंफर्ट जोन में आ गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, हम तो फॉरेन और पाकिस्तानी तो शुरू से ही रिलैक्स थे ना। हमारे पास दो चैलेंजेस हैं, एक रिलैक्सेशन का है, रिलैक्सेशन के साथ साथ हमारे पास वार्निंग सिस्टम्स तो होने चाहिए ना कि कब हमें नहीं रिलैक्स होना। तो ये हमें अभी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि कब हम उस रेड जोन में, येलो जोन में, जिस तरह से गाड़ी का ट्रैफिक लाइट होती है ये रेड येलो ग्रीन, तो हम ग्रीन से येलो लाइट में कब आ रहे हैं और हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि रेड का वक्त ही ना आए। दूसरी चीज़ ये आती है कि हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एंटी वैक्सीनेटर्स जो है ना वो दुनिया भर में होते हैं। ये वो चैलेंज है जिसकी वजह से आज आप सोचें, इतने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ममालिक रह गए जिनसे पोलियो ख़त्म नहीं हो सका। तो अगर आप पोलियो को एज अ बीमारी ना सोचें, आप ये सोचें कि एक मोहल्ले की बीमारी है, दुनिया से वैक्सीनेशन से ख़त्म हो गई, तो अगर ये वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं और व्हाट्सएप पे गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले लोग, क्रिमिनल लोग मैं कहूँगा, एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर कभी भी कोई बीमारी आएगी तो उसको रोकना और मुश्किल हो जाएगा। तो हमें स्टेप्स लेने ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अब बात ये कि ये बताइएगा जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, क्योंकि इन जनरल परसेप्शन यही है, लोग यही कहेंगे कि हम तो वैक्सीनेटेड हैं और हमें कुछ नहीं होगा, तो ये लाइफ टाइम स्पैन क्या है और कितनी ज़रूरत है इस वक्त, वो जो बूस्टर वगैरह चाहिए या ओवर एंड अबव क्या होगा? नहीं देखें, फ्लू का पुराना वैक्सीन लगता है और हर साल वो चेंज होता है और हर साल नया उसकी डोज आ जाती है नए वेरिएंट के साथ और वो लोगों को लगाना पड़ता है। कोविड भी म्यूटेट कर रहा है, बस फॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट इन टाइम कोविड जो म्यूटेट कर रहा है तो उसमें वो उसकी जो डेंजर वाला जो था जिसमें वो मार देता था, लिथैलिटी जिसको कहते हैं, मोर्टेलिटी यानी जो इंडेक्स है वो कम होता जा रहा है। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपसे जिक्र करूं
कि जो एक चीज़ मैं ज़रूर आगाह करना चाहता हूँ कि अब दुनिया में जो जंगें होंगी ना, वो न्यूक्लियर वेपन्स की नहीं होंगी, वो कन्वेंशनल वॉर्स की भी नहीं होंगी। अब जो जंगें होंगी वो जर्म वॉरफेयर, बायो टेररिज्म, तो हमें भी एक जो किसको कहलाता है कि हमें इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक इसको भी एक प्रोटेक्शन का एक करना है, क्योंकि इस देखिए जिस तरह वैक्सीन में क्या होता है। आप लोगों को तो एजुकेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें अवेयरनेस भी आप करेंगे, लेकिन मसला सारा ये पाकिस्तान में वो जो ड्रैप वाला जो इशू चल रहा था, प्राइसिंग फार्मूला और बहुत सारी चीज़ें, जिस चीज़ की तरफ आप ज़रा बढ़ेंगे लेने के लिए, डिमांड थोड़ी सी करेंगे, वो मार्केट से गायब हो जाएगी, ब्लैक शुरू हो जाएगी, तो फिर आवाम के पास तो यहाँ खाना खाने के पैसे नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? बड़ा मुश्किल। आई थिंक कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो बड़ा अच्छा काम किया जी। कोविड वैक्सीनेशन फाइज़र हो, मॉडर्ना हो, चाइनीज़ हो, सारी फ्री में प्रोवाइड करी। आपको पता है, पैसों की आप बात करें, गवर्नमेंट ऑफ क्रेडिट देता हूँ और सारे सूबों को भी कि आज भी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में जिसमें 13 बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन छोटे बच्चों को मोहल्ले बीमारियों की दी जाती है, वो फ्री दी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही। आज मीज़ल, मम्स, रुबेला, टेटनस, हेपेटाइटिस, पोलियो तो वन ऑफ देम है, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया, ये सारी दवाइयाँ, रोटा वायरस जो डायरिया बच्चों में कॉज करता है, वो सबको फ्री दी जाती हैं। लोग फ्री वैक्सीन भी नहीं लगाते हमारे पास। ब्लेम गेम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है। फ्री में तो ये है ना कि जनाब आपकी एक्सपायरी ना हो, और हुकूमत की जो इस वक्त ड्राइव चल रही है वो एक ट्रस्ट डेफिसिट है। बहरहाल डॉक्टर फरहान ईसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेके चलें। वेलकम बैक जी। डॉक्टर फरहान, हम बात कर रहे थे कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों का। देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट तो सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन का या गवर्नमेंट से नहीं है, अफराद का आपस में भी है। और मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा ब्लेम जो है ना, वो हमारे लीडरान, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, उसके ऊपर है। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल लीडर किसी भी टॉक शो में आता है या स्टेज पे जाता है, किसी भी इलेक्शंस का अब ज़माना है, वो एक दूसरे को गालियाँ दे रहा होता है और एक दूसरे को चोर कह रहा होता है। वो टॉप टू बॉटम ट्रस्ट डेफिसिट है। आज भाई भाई पे ट्रस्ट नहीं करता, दोस्त दोस्त पे ट्रस्ट नहीं करता, जहाँ पे इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं। तो लेकिन मैं ये ज़रूर कहता चलूँगा एज अ प्रोफेशनल, और मैं क्योंकि एक प्राइवेट इदारे से बिलोंग करता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट की ज़रूर बात करूँगा कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो पाकिस्तान में चल रहा है, वो बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और क्वालिटी वैक्सीनेशन है जो इतनी मोहल्लिक बीमारियों से बचाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो पोलियो के वैक्सीन्स भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, टॉप मोस्ट हैं, उसके अंदर इंटरनेशनल बॉडीज़ भी इन्वॉल्व हैं। एक और चीज़ आपको बताता चलूँगा कि इतनी फ़नी बात है वैक्सीन्स के बारे में कि लोग हमें वैक्सीनेशन, हम सारी EPI भी फ्री लगाते हैं, गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, और हम पोलियो की और कोविड की भी हमने फ्री लगाई थी। यकीन माने, इतने स्ट्रेंज बात है कि आज तक मुझसे किसी ने इतने कोविड के सारे सालों में ये नहीं पूछा कि यार वैक्सीन लगाने से हमारे बाल तो नहीं गिर जाएंगे, हमारी आँखें तो अंधी नहीं हो जाएंगी, हमारे बोलने की सकत, सुनने की सकत तो नहीं चली जाएगी, ब्लड प्रेशर हमें है या डायबिटीज़ है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाएगा, हमारे जिगर में पथरी है या जिगर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, गुर्दे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, स्किन में रैशेस तो नहीं हो जाएंगे। यकीन माने, पाकिस्तानी पॉपुलेशन को क्या सिखा रहे हैं कि उनको एक ही परेशानी थी जो कि नहीं होती, कि बच्चे पैदा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो अब अगर आप देखें ना कि ये अवेयरनेस की बात करते हैं, मैं समझता हूँ फॉल्ट गवर्नमेंट का नहीं है, फॉल्ट हम सबको खुद भी अपनी आगाही करनी चाहिए। हम लोग ऐसी जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो हम ऐसी फॉरवर्ड कर देते हैं। अब सना मुखी का केस सुने आप, वो बेसिकली दिया जाता है डायरिया कराने के लिए जिनको कब्ज़ होता है, पेट खोलने के लिए, वो कोविड में किसी ने फैला दिया। वो इतने लोग, हम एक्सपो सेंटर जो 5 कोर ने इस्टेब्लिश किया था, हम उसमें काम कर रहे थे, लोग ठीक ही नहीं हो रहे। हमने कहा ये क्या हो रहा है, तो पता चला वो सना मुखी पे पिए जा रहे थे। अच्छा। और उससे डायरिया और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और कितने अमवात हो गई। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से गुजारिश करूँगा हाथ जोड़ के कि प्लीज़, लोग तो कंफर्म की तरफ भी बहुत गए कोविड में। तो वही ट्रस्ट है ना। देखिए, हमारे पास तो लोग जो है ना, अल्लाह पे तो ट्रस्ट नहीं करते, तो फिर दूसरे पे किस पे ट्रस्ट करेंगे? सही। तो ये ज़रूरत है कि हम नॉलेज बढ़ाएं, जेन्युइन लोगों से पूछें, मुस्तनिद डॉक्टरों के पास जाएं। अब हमारे पास कभी भी डाटा एनालिसिस करेक्ट नहीं हो सकता, जैसे आपने जो फिगर्स दी, क्योंकि एक तो सेंसेस ही सही नहीं हो रहा, सही पॉपुलेशन सबसे बड़ा अलमिया तो ज़ाहिर है फिर उसका। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अतायत बहुत ज़्यादा है। तो अगर जेन्युइन जो हॉस्पिटल्स और लैब्स हैं वो तो रिपोर्ट कर रही हैं गवर्नमेंट को, जो अताई वाली भी ट्रीट कर रही हैं वो तो रिपोर्ट भी नहीं कर रही, उनकी आवाज़ भी अगर मर जाता है तो फिर जाके पता चलता है कि यहाँ पे एक अताई डॉक्टर था और वो इतने अरसे से लोगों का इलाज कर रहा था, कितने लोगों को मार दिया, चल रही होती है। वो तो जब 500-600। तो हमारे पास डाटा एनालिसिस, जैसे मैंने गुजारिश करी प्रिवेंशन के लिए, आप एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं, डाटा एनालिसिस उस पर इंटरेस्ट करके पहले से प्रिडिक्ट करते हैं कि कहाँ पे हमें डैम्स बनाने हैं, जिस तरह पानी के डैम्स होते हैं। और दूसरे जो हैं वो साइमल्टेनियसली आपके पास डाटा
डेटा करेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है कोई भी प्लानिंग करने सर, के लिए। ये जीएन वायरस ये वेरिएंट है, इसमें पाकिस्तान हम लोग इस वक्त कहाँ खड़े हैं? क्योंकि ज़ाहिर है कि आगे हमारे यहाँ भी ये बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होगा, लोग आगे निकलेंगे और सारी चीज़ें, तो किस तरह की एहतियात ज़रूरी है? हाँ, अभी आपने जो पहला सवाल पूछा ना कि कितने हम अभी एक्सपोज्ड हैं, वो किसी को भी पता नहीं है क्योंकि लोग टेस्ट ही नहीं कराते और कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस भी तो नहीं हमारा है। सबसे बड़ा वो कहते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग, तो यही है, अभी हमें नहीं पता, कोई टेस्ट नहीं, लिहाजा हम कंफर्ट जोन तो में। पाकिस्तानी तो ब्लेस में ही रहते हैं ना हमेशा। तो ये बताइए इंडिया में ऐसा क्या है, वहाँ पर क्या होता है, जो पॉपुलेशन है 1 अरब और 30 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसकी वजह से वो एक्सपोज रहते हैं या क्या है वहाँ पर? ऐसा नहीं, डेफिनेटली देखें वहाँ पे कोविड ने भी बहुत एक डेडली वहाँ पे उसकी दो वजूहत थी। एक तो वजह ये थी कि जब हम लोग पाकिस्तानी कुछ करने पे आते हैं ना तो दुनिया को हिला के रख देते हैं, इतना पॉजिटिव और इतना इफेक्टिव हम हैं, वो इंडिया मैच ही नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया जो है ना, वो कहते हैं ना, एक होता है, वो आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। इंडिया जो है वो कछुआ है जो आराम आराम से चलता जा रहा है अपनी मंजिल की तरफ। पाकिस्तान खरगोश है और वो खरगोश वाली कहानी है कि वो बीच में सो जाता है और फिर वो कछुआ जीत जाता है। इंडिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान को सुपरसीड कर सकती है। आपको पता है जो 5 नहीं, कंपैरिजन यूं हुआ ना कि वहां पर एक एक दिन में हजारों लोग जो हैं वो मर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सूरत हाल नहीं थी क्योंकि एनसीओसी ने मैनेज किया। हमारे चीफ मिनिस्टर्स थे, हमारी आर्मी की लीडरशिप थी, हम सब एक पेज पे थे। बहुत सोच, ना सिर्फ कि हमारे यहाँ कोविड नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स की वो भी उसी ज़माने में हुई है। तो इट्स नॉट वन पैराडाइम, इट इज़ मल्टी पैराडाइम। तो जैसे मैं खरगोश का इसलिए एग्जांपल दे रहा था कि पाकिस्तानी हर चीज़ में बेहतर हैं जब वो यूनाइटेड हो जाते हैं और नेशन की तरह सोचते हैं, एक तो नेशनल कॉज के ऊपर। नाउ सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में अगर हमने देखी आफ्टर कोविड तो वो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, हेल्थ केयर सेक्टर में हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सका। यहाँ पर हम भी अगर देख रहे हैं कि सिंध में बहुत काम हुआ, लेकिन वो सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर हुआ, जॉइंट वेंचर्स के ऊपर हुआ। बाकी अगर सरकारी अस्पतालों में जाएं तो वहाँ पर सूरत हाल आपके सामने, ये एक आज तक मॉडल डिस्पेंसरी तक हम नहीं बना सके। उसका भी रीज़न बता दूँ आपको। पहली चीज़ है कि आप हमारे गवर्नमेंट देखें ना कि हमारे गवर्नमेंट में हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स हैं वो उनके क्या प्लान्स होते हैं, क्या उनके टारगेट्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसकी चाहे वो एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, कुछ भी नहीं होते, सिर्फ सीट निकालना उनका ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी डॉक्टर साद नियाज़ ने बताया कि 1800 फॉर एग्ज़ाम्पल 1800 बेडेड सिविल हॉस्पिटल के अंदर अगर बजट दिया जा रहा है एक्स अमाउंट, तो बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ और प्राइवेट इदारे हैं जिनमें 300 बेड्स हैं और उसको 10x अमाउंट दिया जा रहा है, 10 टाइम्स, जो कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो कहने का मकसद ये है कि सिंध गवर्नमेंट को मैं तारीफ़ करूँगा कि बहुत अच्छा काम किया। सिंध गवर्नमेंट वो वाहिद थी जिसने 26 फरवरी को पहला कोविड केस इन पाकिस्तान को डायग्नोस किया। फिर 24 मार्च को पहला लॉकडाउन भी सिंध से स्टार्ट हुआ। मैंने जैसे कहा, तो अब हमें करना ये है कि हेल्थ तो होगी तो एजुकेशन हो सकती है, हेल्थ होगी तो इंडस्ट्रीज़ चलेंगी, हेल्थ होगी तो एक हैप्पी इंडेक्स होगा। तो इसको प्रायोरिटी देंगे। उसका बजट बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंट्रलाइज्ड कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ हमारी इन प्रिंसिपल कुछ चीजें सेंट्रलाइज होनी चाहिए। खत्म करें, अगर हम उसे बात समझें तो बेसिकली क्या चक्कर है कि क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोक्रेट्स जो है ना वो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को रन नहीं कर रहे। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं माशाल्लाह बहुत रिस्पेक्टेड हैं। 2 साल उन्होंने, एक तो पहले तो 6-6 महीने में ट्रांसफ़र हो जाता है बेचारों का, कोई पॉलिसी नहीं बन सकती, और जो मिनिस्टर्स आते हैं वो टेक्नोक्रेट्स नहीं होते। तो अब टाइम आ गया कि पाकिस्तान को पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी पार्टी से, भले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जिससे मैं अग्री नहीं करता, बट वही हो, तो उनको अपने डॉक्टर्स को हेल्थ प्रोफेशन में देना चाहिए, अपने एजुकेशन राइट पर्सन फॉर द राइट। ठीक है, अच्छा, और साथ ही साथ ये भी कि सियासी जमातें जो हैं वो अब ज़ाहिर के इलेक्शन का सीजन है तो हम उनके सियासी बयानियों के पीछे लगे हुए हैं। हमें उनका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो देखना चाहिए, सियासी मंशूर क्या है, और उस सियासी मंशूर में हेल्थ केयर के ऊपर क्या उनका व्यू है, उनका एजुकेशन के ऊपर क्या, ये चीज़ें हमें तलाश करनी चाहिए। बिल्कुल, और एक हैप्पी इंडेक्स प्रिवेंशन के ऊपर, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वो क्या करते हैं, कैसे वो लोगों के अंदर ट्रस्ट बनाते हैं, कैसे टीम्स बनाते हैं, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमें देखना चाहिए कि आज जो हमारी अब जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल मंशूर देखना चाहिए, और हमें सिर्फ सिंबल नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कौन क्या काम करेगा और वो क्या डिलीवर कर सकता है, और मेल और फीमेल। अगर आप मुझसे पूछें तो इसमें एक और डिस्पैरिटी ये आती है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम 40 to 50% जो नॉर्मल सीट्स होती हैं, रेगुलर सीट्स पे, जनरल
सीट पे फीमेल्स को मौका ज़रूर दें इलेक्शन लड़ने का। आप देखेंगे पाकिस्तान की डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। जब वो रिजर्व सीट्स पे आती हैं तो रिजर्व सीट पे वो बहुत सबड्यू होती हैं और वो एक फॉर्मेलिटी बहुत रिजर्व होती हैं, वो बहुत रिजर्व होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरहान ईसा हमारे साथ मौजूद थे और इंशाल्लाह जो भी मुश्किल वक्त आएगा, चाहे वो कोविड के हवाले से हो, पहले भी हम निकलें, इस बार भी निकल जाएंगे, ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट जो एहतियात है वो लाजिम है। इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम से इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।